हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे चैनल पर इस टाइम टोटल 11 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और ये वीडियो उनमें से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। यू नो व्हाई? क्योंकि जब मैं इस केस की रिसर्च कर रहा था तो पिछली 2 रातों से मैं सो नहीं पाया। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस केस, मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर ऐसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करते हैं और उन मासूम लोगों को मारने से पहले भला वो खुद क्यों नहीं मार गए। प्लीज आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए अगर तुम इस तरह का कंटेंट बर्दाश्त कर लेते हो तब इस वीडियो को कंटिन्यू करना। आ 16 इयर्स ओल्ड गर्ल जिसने अभी बहुत से सपने देखे हुए थे, उसने पता नहीं अपनी जिंदगी में अभी क्या क्या करना था, लेकिन उसका मर्डर इस तरीके से किया गया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूं तो तुम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाले हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ क्रिस्टीन ली। मार्च 2019 लापू लापू सिटी के एक छोटे से गांव मकटान में एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी। 16 साल की क्रिस्टीन ली उस लोअर मिडिल क्लास घर से ताल्लुक रखती थी। क्रिस्टीन इस टाइम 9th क्लास में थी और वो बहुत जल्द कॉलेज में जाने वाली थी। स्टडी के साथ साथ उसको के पॉप और एनिमे बहुत ज्यादा पसंद होते थे। जब भी उसका फ्री टाइम होता था तो वो एनिमे या के पॉप पे ही अपना टाइम स्पेंड करती थी। इसके साथ साथ वो अपने रिलीजन को भी बहुत ज्यादा मानती थी। एवरी संडे वो 4 बजे चर्च जाती और पूरा दिन वहाँ पर प्रेयर करा करती थी। वहाँ पर वो लोगों की मदद भी किया करती थी जो वहाँ पर नए लोग आया करते थे। और जब रात के 8 बज जाते तो वो घर वापस आ जाया करती थी। ये रूटीन उसकी पिछले 3 सालों से थी, इसलिए क्रिस्टीन ली की फैमिली ने भी उसको अलाउ किया हुआ था और उसकी फैमिली को इस चीज से किसी तरह की भी दिक्कत नहीं थी। मार्च 9, 2019 संडे क्रिस्टीन ली ने चर्च जाने के लिए अपने घर से इजाजत ली और उसकी फैमिली ने उसे जाने दिया। करीब 4 बजे वो अपने घर से निकली ताकि वो चर्च जाकर प्रेयर कर सके। बट अब रात के 7 बज चुके थे और क्रिस्टीन अभी तक घर वापस नहीं आई थी। क्रिस्टीन की मम्मी को अब बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी कि उसकी बेटी अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। 7 से 8 और फिर 9 बज गए लेकिन क्रिस्टीन अभी तक वापस नहीं आई थी। क्रिस्टीन के पेरेंट्स ने पुलिस में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी, जिसके बाद पुलिस ने क्रिस्टीन को ढूंढना शुरू कर दिया। बट फिलीपीन की पुलिस इतनी ज्यादा एक्टिव तरीके से उसको नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि वो उन्हीं इलाकों में ढूंढ रही थी जहां पर क्रिस्टीन के पेरेंट्स उसे ढूंढ चुके थे। फिलीपीन पुलिस वाज नॉट एक्टिव इन दिस केस और वो इस चीज को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही थी। पुलिस उसी जगह पर ढूंढ रही थी जहां पर क्रिस्टीन के पेरेंट्स उसको पहले ढूंढ चुके थे। इसी तरह पूरी रात गुजर गई और अगले दिन मार्च 10, 2019 पुलिस को एक कॉल रिसीव हुई जिसके अंदर एक फार्मर ये कह रहा था कि उसके खेत में एक बहुत बुरी डेड बॉडी पड़ी हुई है। फार्मर ने पुलिस को बताया कि वो जल्दी से खेत में आ जाएं क्योंकि डेड बॉडी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। पुलिस और क्रिस्टीन के पेरेंट्स उसी जगह पर पहुंचे जहां पर फार्मर ने उन्हें बुलाया था और वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस और क्रिस्टीन के पेरेंट्स ने एक ऐसा सीन देखा That we never imagine। वहाँ पर उन्हें एक लड़की मिली जिसके जिस्म पर थोड़े से कपड़े भी नहीं थे। She was fully naked। उसके सिर्फ घुटनों के नीचे तक फटी हुई जीन्स उसने पहनी हुई थी। इसके अलावा उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह नंगी थी। असल दिक्कत तो ये थी ही नहीं, दिक्कत तब शुरू हुई जब पुलिस और क्रिस्टीन के पेरेंट्स ने उस डेड बॉडी का चेहरा देखा। उस डेड बॉडी का चेहरा पहचाना ही नहीं जा रहा था, बल्कि ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये किसी ह्यूमन की बॉडी है। इफ यू वांट टू इजिली अंडरस्टैंड, मैं इस तरह बताता हूँ कि उस डेड बॉडी का हाफ चेहरा यहाँ से काटा हुआ था और उसके ऊपर से सारी स्किन उतारी हुई थी। जब पुलिस और क्रिस्टीन के पेरेंट्स ने उस बॉडी को देखा तो ये पूरे हिस्से से उसका सिर्फ स्कल ही दिखाई दे रहा था। वो जो थोड़ी सी फटी हुई जीन्स उसके बदन पर थी, उसे देखकर और उस लड़की के हाथों को देखकर
क्रिस्टीन के पेरेंट्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये उनकी ही बेटी है। ये सब होने के बाद पुलिस ने फौरी एम्बुलेंस को बुलाया और क्रिस्टीन की बॉडी को उसमें डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का लोग इंतजार करना शुरू हो गए कि आखिर क्रिस्टीन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उस बेचारी का ये हाल हो गया। आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये पता लगा कि क्रिस्टीन के सर में पूरा सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। इसके अलावा सबसे डिस्गस्टिंग बात ये पता लगी कि उसके सर को इस तरह जोर लगाकर किसी ने खोला था, जिसके बाद उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया। हमारे सर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन और जितने भी न्यूरोसेल्स होते हैं, वो सब सल्फ्यूरिक एसिड से जल चुके थे। एंड वी आल्सो फाउंड दैट कि उसकी गर्दन को काट कर उसमें से भी बहुत से ऑर्गन मिसिंग थे। ये जानने के बाद पुलिस पर मीडिया और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा कि आखिर क्रिस्टीन के साथ क्या हुआ था, उसको फौरी इन्वेस्टिगेट करो। डेड बॉडी की इतनी वर्स कंडीशन देखने के बाद पुलिस ने दो कंक्लूजन निकाली कि पहली कंक्लूजन ये थी कि क्रिस्टीन का मर्डर किसी ब्लैक रिचुअल के दौरान हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे क्रिस्टीन को उसमें कुर्बान कर दिया गया है। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि किसी ड्रग लेने वाले इंसान ने क्रिस्टीन का ये हाल किया है। जब ये केस फिलीपीन में बहुत ज्यादा फेमस होने लगा और लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि लोग ये जवाब जानना चाहते थे कि क्रिस्टीन के साथ आखिर ये किसने किया है। तो इस वजह से इस केस में एनबीआई इन्वॉल्व हो गई। एनबीआई इज अ स्पेशल पुलिस और फोर्सेस जो कि केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि एफबीआई होता है। तो जैसे ही इस केस में एनबीआई इन्वॉल्व हुई, उनने चर्च के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद एनबीआई को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें क्रिस्टीन थी। बट उस सीसीटीवी फुटेज में क्रिस्टीन अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक आदमी था जो कि उसके साथ चल रहा था। इसके साथ साथ सैडली मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि ये आखिरी बार था जब क्रिस्टीन को हम लोग जिंदा देख रहे थे। इस सीसीटीवी फुटेज के मिलने के बाद एनबीआई ने अब बारी बारी लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले हमारा सस्पेक्ट था योनस नाम का एक आदमी जो कि अभी अभी जेल से रिलीज हुआ था और वो लापू लापू सिटी में ही रहता था। आज से कई साल पहले उसने इसी तरह एक मर्डर किया था, इसलिए पुलिस का सबसे पहला शक उसी पर गया। दे अरेस्ट हिम, जिसके बाद उसकी जेल में अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की गई। लेकिन यूनास ये कह रहा था कि चाहे आप मेरे बॉस से पूछ लें, 9 मार्च के पूरा दिन मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा था। इवन 9 मार्च की रात भी मैंने अपने बॉस के घर में गुजारी थी, चाहे आप मेरे बॉस से भी पूछ लें। पुलिस ने जाकर यूनास के बॉस से कंफर्म किया और उसके बॉस ने भी यही कह दिया कि ये पूरा दिन मेरे साथ ही था। जिसके बाद कोई एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस को यूनास को छोड़ना पड़ा। जब पुलिस ने क्रिस्टीन का फोन चेक किया तो उसमें एक नंबर था जिसका नाम जॉन था। जॉन क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड था और पुलिस को लगा कि जॉन ने जेलसी में आकर क्रिस्टीन को मारा है। जिसके बाद पुलिस ने जॉन को अरेस्ट किया और उसकी जेल में अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की। जॉन की एज अभी तक सिर्फ 16 थी। जॉन बस बार बार ये कह रहा था कि चाहे आप मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों से पूछ लें कि मैं 9 मार्च के दिन अपने घर में था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गया था, लेकिन आप उसके बारे में भी मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं। भाई एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस इस केस से पूरी तरह तंग आ चुकी थी और वो इस केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करना चाहती थी, इसलिए उनने जॉन की कोई भी बात नहीं सुनी और बिना किसी सबूतों के जॉन को जेल में कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने भी उसे सजा सुना दी। बट फिलीपीन की आम जनता को ये महसूस हुआ कि एक 16 साल का बच्चा अपने दोनों हाथों से एक लड़की का स्कल नहीं खोल सकता, इसलिए आम जनता ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। जिसके बाद जॉन को जेल से रिलीज कर दिया गया। ये देखने के बाद जॉन के पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन क्रिस्टीन के पेरेंट्स को अभी तक असल मर्डर नहीं मिला था। अप्रैल 2, 2019 एनबीआई ने क्रिस्टीन की बॉडी को दोबारा कब्र से निकाला और उसका पोस्टमार्टम करवाया। इस दफा पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर सेक्सुअल असॉल्ट और रेप का साफ साफ लिखा हुआ था। एक ऐसा रेप जिसके बारे में मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊं। अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो रीड दिस। यू नो व्हाट, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात क्या है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे
कि जब क्रिस्टीन के सर को काटा जा रहा था और उसका रेप किया जा रहा था, इवन जब उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा था, इन तमाम प्रोसेस के दौरान वो होश में थी और वो इन सब चीजों को महसूस कर पा रही थी। अप्रैल 21, 2019 पुलिस ने एक चोर को पकड़ा जो कि एक दुकान से चोरी कर रहा था। पुलिस ने उस चोर की अच्छी खासी तशवीश की और उसकी अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद उसने पुलिस को बताया कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने क्रिस्टीन को मारा था। जिसके बाद उसने पुलिस को सारी स्टोरी बताई कि आखिर क्रिस्टीन उसके ट्रैप में कैसे आई थी। उसने पुलिस को बताया कि जब जॉन ने क्रिस्टीन के साथ ब्रेकअप किया तो क्रिस्टीन बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इसी तरह वो एक दिन फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी तो क्रिस्टीन की फीड पर एक मैसेज आया, डैट सीजे डियाज वांट टू सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। क्रिस्टाइन ने उसकी प्रोफाइल को खोला और अच्छी तरह चेक किया। क्रिस्टाइन ने ये देखा कि इस लड़के को भी के पॉप और एनिमे पसंद है। इसके अलावा उस प्रोफाइल के ऊपर एक बहुत ज्यादा हैंडसम लड़की की तस्वीरें थी जिसकी एज सिर्फ और सिर्फ 16 इयर्स ओल्ड थी। क्रिस्टीन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान चैटिंग स्टार्ट हो गई। सिर्फ कुछ ही महीनों में वो चैटिंग प्यार में बदल गई और वो पूरा रात एक दूसरे से बात करते थे। वो दोनों एक दूसरे को तस्वीरें भेजा करते थे। एक दिन सीजे डियाज ने ये डिमांड किया कि अब बहुत ज्यादा वक्त हो गया है कि हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, अब हम फिजिकल एक दूसरे से मिलते हैं। जिसके बाद क्रिस्टीन ने कहा कि तुम मुझे 9 मार्च को चर्च के बाहर मिलना। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका वो दोनों इंतजार कर रहे थे। 9 मार्च 2019 क्रिस्टीन अपनी प्रेयर से फारिग होने के बाद चर्च के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तभी क्रिस्टीन देखती है कि एक 40 साल का इंसान उसको हेलो कर रहा है। क्रिस्टीन ने उसे देखकर उसी वक्त उसको इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर में वो क्रिस्टीन के पास आया और उसे कहने लगा कि मैं ही सीजे डियाज हूँ। क्रिस्टीन ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक में थी। उस 40 साल के आदमी का नाम रेनेटो था। रेनेटो ने जब ये देखा कि क्रिस्टीन उसे इग्नोर कर रही है और अब क्रिस्टीन ने अपने घर की तरफ जाना शुरू कर दिया है, तो रेनेटो ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और एक ऐसी जगह आई जब रेनेटो ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक खेत में ले गया। आफ्टर दैट रेनेटो ने उसे एक भारी चीज से हिट किया, जिसके बाद क्रिस्टीन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। जब क्रिस्टीन होश में आई तो वो देखती है कि रेनेटो उसका रेप कर रहा है और क्रिस्टीन को और ज्यादा दर्द देने के लिए उसने एक सीजर ली और उसके प्राइवेट पार्ट्स में उसे 20 दफा डाला। एवरी टाइम ही ओपन सीजर इन हर प्राइवेट पार्ट, जिसकी वजह से क्रिस्टीन को इनर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। आफ्टर ब्रूटली रेपिंग हर, उसने सोचा कि अब क्रिस्टीन की बॉडी को अनरिकॉग्नाइजेबल बनाना पड़ेगा, इसलिए वो दुकान पर गया और वहाँ से ज्यादा सा एसिड लेके आया। जिसके बाद उसने पूरा एसिड क्रिस्टीन के फेस पर डाल दिया और उसके दिमाग में भर दिया ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। एट लास्ट रेनेटो ने पुलिस को बताया कि जब वो ये सब कर रहा था तो उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स लिए हुए थे। कोर्ट में इस केस का ट्रायल स्टार्ट हुआ जिसमें रेनेटो को डेथ बाय हैंगिंग की सजा सुनाई गई। रेनेटो बस अब अपनी डेथ का इंतजार कर रहा था जब पुलिस ने उसको जेल में डाला। ऑन May 25, 2019 पुलिस ने देखा कि रेनेटो ने सुसाइड कर लिया है और पूरे जेल में हर जगह खून ही खून फैला हुआ है। रेनेटो ने अपने डेथ नोट में लिखा था कि इससे पहले कोई उसकी जान ले वो अपनी जान खुद ही ले लेगा। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि इस करंट दौर में कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, इसलिए लोगों को पहचान कर उनके साथ दोस्ती करो। किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं। तो आज का केस यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह मैं तुम सबको पसंद करता हूँ, यूट्यूब का एल्गोरिथम लाइक और कमेंट करने को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय। और अगर तुम्हें इस केस की एक्चुअल फुटेज चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा।